नमस्कार। आज की कहानी है सासू माँ की घंटी। सवेरा होते ही दीप्ति की बंधी बंधाई दिनचर्या आरंभ हो गई थी। कई बार उसे लगता था न कभी सूरज उगना छोड़ेगा और न कभी उसकी दिनचर्या बदलेगी। वही फ्रेश होकर पति और बेटे का पहले नाश्ता, फिर टिफिन तैयार करना, बीच में माँ जी को बैठाकर चाय पकड़ाना और खुद की ठंडी हो चुकी चाय को एक घूंट में गले से नीचे उतारकर सवेरे की चाय की खाना पूर्ति करना। इन सब में एक सेकंड भी इधर उधर होना मतलब स्कूल या ऑफिस में से किसी एक को देरी होना। दीप्ति ने पराठा सेकने के लिए तवा चढ़ाया ही था कि माँ जी की घंटी बज गई। माँ, दीप्ति टिफिन तैयार कर रही है, अभी आती है, अजय ने मोबाइल पर नजरें गड़ाए हुए ही चिल्लाकर जवाब दिया। मोबाइल के नीचे ताज़ा अखबार भी इस उम्मीद में खुला पड़ा था कि कोई उस बेचारे पर भी नज़र मार ले, लेकिन आज भी अजय की मोबाइल पर फिसलती निगाहों ने नाश्ता समाप्त होने पर उसके पन्ने पलटकर उसे हमेशा की तरह कृतार्थ मात्र कर दिया। जिसे सही मायनों में उसकी कद्र थी और जो उसका एक एक अक्षर पढ़ना चाहती थी, वह तो सब कामों से निवृत्त होते होते इतना थक जाती थी कि पढ़ने की ऊर्जा ही समाप्त प्राय हो जाती थी। देर रात गए कभी लेकर बैठती भी तो अजय यह कहकर रखवा देते, अभी कुछ देर में नया आ जाएगा, वही पढ़ लेना, सो जाओ और सोने दो। माँ जी की घंटी फिर बजी तो अजय उठ खड़ा हुआ। दीप्ति ने उम्मीद से उस ओर ताका, किंतु निराशा ही हाथ लगी। अजय टिफिन लेकर निकल चुका था। दीप्ति झुंझला उठी। हर काम की जिम्मेदारी उसी की क्यों समझी जाती है? अजय भी तो अपनी माँ के पास जाकर पूछ सकते थे कि उन्हें क्या चाहिए, और सिर्फ पूछ ही क्यों, पकड़ा भी तो सकते थे। दीप्ति को आश्चर्य होता। माँ जी की घंटी की तीव्रता और पुनरावृत्ति उसे इतना उद्विग्न कर देती है, किंतु अजय के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ठंडी चाय का घूंट हलक से नीचे उतार कर दीप्ति माँ जी के कमरे की ओर लपकी। ओह! कांपते हाथों से चाय छलक कर बिस्तर और कपड़ों पर फैल गई थी। अपराधी सी गठरी बनी बैठी माँ जी को देखकर दीप्ति के दिल में ढेर सारी सहानुभूति उमड़ आई। अरे, आप बोल देती ना कि चाय गिर गई। माँ जी को संभालते दीप्ति अपनी ही अपेक्षा पर शर्मिंदा हो उठी। माँ आजकल बोलते हुए इतना अटकने और हाँफने लगी हैं कि खुद उन दोनों ने ही उन्हें आवाज़ लगाने की मनाही कर रखी है, और समाधान के तौर पर पूजा वाली घंटी उनके पास रख दी गई है। आपने चाय पी या सारी गिर गई? सब गिर। कोई बात नहीं, मैं दूसरी बनाकर लाती हूँ। माँ जी को कांपते हाथों से बिस्तर झाड़ते देख दीप्ति ने उन्हें रोक दिया। सुनीता आने वाली है, अभी सब कर देगी। पड़ोस से खटर पटर की तेज आवाज़ें आने लगी तो दीप्ति ने दोनों कानों पर हाथ धर लिए। उफ! एक तो इस रेनोवेशन के मारे नाक में दम है, जाने कब खत्म होगा। बड़बड़ाती दीप्ति रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। तब तक सुनीता आ गई। उसे देखकर दीप्ति के चेहरे पर सुकून बिखर गया। चाय गिरा दी है, संभाल जरा, मैं दूसरी चाय बनाकर ला रही हूँ। अब तू ही पिला देना, उन्हें मत पकड़ाना। खौलती चाय के साथ बीते समय की स्मृतियाँ दीप्ति के स्मृति पटल पर दस्तक देने लगी। जब दीप्ति इस घर में दुल्हन बनकर आई, तब माँ जी यानी सासू माँ कितनी फिट थी। दीप्ति के सुनने में आया था कि शादी की सारी तैयारियाँ उन्होंने अकेले ही कर ली थी। पूरे घर की व्यवस्था उन्होंने इतनी चुस्ती फुर्ती से संभाल रखी थी कि दीप्ति देखकर दंग रह जाती थी। कामकाजी बहू से उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। बेटे अजय की तरह वे उसके लिए भी नाश्ता टिफिन सब तैयार कर देती थीं। दीप्ति को संकोच होता तो वे उसे लाड़ियाने लगती, मुझे सास नहीं, अपनी माँ समझा कर। मुझे अच्छा लगेगा यदि तू अधिकार भाव से मुझसे कुछ मांगेगी या कहेगी। अजय तो घर के प्रति पहले ही लापरवाह था, अब दीप्ति ने उसके कपड़े मोजे आदि निकालने की जिम्मेदारी भी संभाल कर उसे और भी लापरवाह बना दिया। माँ जी शिकायत भी करती और बेटे बहू का प्यार देखकर खुश भी होती। उनकी खुशी तब दोगुनी हो गई जब दीप्ति के पांव भारी हुए। दीप्ति तो आखिरी महीने तक ऑफिस जाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने जटिल केस बताते हुए बेड रेस्ट की सलाह दी तो घर वालों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई थीं। बेटी, नौकरी जरूरी नहीं है, अपने स्वास्थ्य की फिक्र कर, मैं संभाल लूँगी सब। माँ जी ने हौसला दिया था। आरंभ में मेडिकल, फिर बिना वेतन, और अंततः दीप्ति को बेमन से नौकरी छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा।
प्राइवेट नौकरी तो घर की खेती होती है, जब तू करने लायक हो दूसरी कर लेना, क्यों चिंता करती है। इस अवस्था में तेरा खुश और चिंता मुक्त रहना ज़्यादा ज़रूरी है। माँ जी की दिलासा और हौसला अफजाई से दीप्ति को तब बहुत सहारा मिलता था। यह शायद माँ जी की अतिशय देख रेख ही थी कि इतने जटिल केस के बावजूद दीप्ति सामान्य प्रसव से पार्थ को जन्म दे पाई थी। अभी सब भरपूर खुशियाँ भी न मना पाए थे कि डॉक्टर ने अगली चेतावनी दे दी। डॉक्टर के अनुसार बच्चा बहुत कमज़ोर था और उसे भरपूर देख रेख की आवश्यकता थी। माँ जी ने एक बार फिर कमर कस ली थी। उनकी हिम्मत देख दीप्ति और अजय को भी जोश आ गया था। पार्थ के 2 साल का होते होते डॉक्टर ने उसे भी हरी झंडी दिखा दी थी। दीप्ति ने फिर से नौकरी शुरू करने का मानस बनाना आरंभ ही किया था कि स्वस्थ हंसमुख माँ जी को अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो गया। पूरा परिवार हिल गया था। यदि नींव ही डगमगा जाए तो इमारत का अक्षुण्ण खड़े रहना कैसे संभव है। समय रहते माँ जी को चिकित्सा उपलब्ध हो जाने से जान तो बच गई, पर शरीर की सारी ऊर्जा निचुड़ सी गई थी। बिना किसी सहारे के उठना बैठना भी उनके लिए दूभर हो गया था। हाथ पांव कमजोरी के कारण कांपते रहते थे। मुंह से कोई शब्द निकलने में इतना प्रयास करना पड़ता था कि शरीर पस्त हो जाता। इसके बाद भी निकले टूटे फूटे शब्दों को जोड़कर समझने में सामने वाले को भारी मशक्कत करनी पड़ती थी। हर वक्त माँ जी के पास बने रहना संभव नहीं था। निदान स्वरूप पूजा की घंटी उनके पास रख दी गई। पार्थ का नर्सरी में एडमिशन हो जाने से दीप्ति का कार्यभार कुछ हल्का हुआ था, पर माँ जी के बिस्तर से लग जाने से उसे कुछ भी सूझना बंद हो गया था। सवेरे उन्हें तैयार करने और एक बारगी खिला पिला देने के लिए सुनीता नामक नर्स की व्यवस्था हुई तो दीप्ति को थोड़ी सांस आई, पर फिर भी दिन भर उन्हें संभालते वह बेहद थक जाती थी। कभी माँ जी के हाथ से खाते हुए चम्मच छिटक जाता, कभी पानी का गिलास खाली, कभी बाथरूम जाने की हरारत, कभी ठंड तो कभी पसीना। दीप्ति को लगता घंटी आ जाने से माँ जी की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। घंटी उनके लिए भले ही राहत लेकर आई हो, दीप्ति के लिए तो सिरदर्द बन गई थी। सोते जागते उसके कानों में घंटी की आवाज़ ही गूंजती रहती। जरा सा अनसुना करने पर घंटी की आवाज़ तीव्रतर हो जाती और दीप्ति के पहुंचने तक बजती ही रहती। झुंझलाहट से भरी दीप्ति सोचने पर मजबूर हो जाती कि इतना मरियल शरीर, जो कि करवट भी स्वयं नहीं ले पाता, एकाएक इतनी जोर से घंटी बजाने की ताकत कहाँ से जुटा लेता है। हालांकि यह झुंझलाहट कुछ पलों की ही होती थी। माँ जी के पास पहुंचकर उनकी ज़रूरत जानकर यह सहानुभूति में तब्दील हो जाती थी। एक बार तो माँ जी को फिर से हल्का स्ट्रोक आया हुआ था। डॉक्टर ने ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए एक टैबलेट दे रखी थी, जो तुरंत उनके मुंह में रख देनी होती थी। माँ जी को अब ऐसे किसी खतरे का पूर्वाभास हो जाता था और वे तुरंत घंटी बजाकर दीप्ति को बुला लेती थीं। इतनी सेवा शुश्रूषा के बाद भी माँ जी की स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हो रहा था, बल्कि स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा था। इसके साथ ही तबीयत पूछने आने वाले रिश्तेदारों की घर में आवाजाही बढ़ती जा रही थी। दूर दराज इस माँ जी के भाई बहन भतीजे भांजियाँ आते तो स्वाभाविक रूप से घर पर ही रुकते। दीप्ति का कार्यभार दुगुना तिगुना चौगुना तक हो जाता, पर स्थिति की नजाकत समझते हुए वह सब कार्यभार संभाले हुए थी। आज तड़के ही भोपाल वाले मामा जी मामी जी को नाश्ता बनाकर साथ खाना बांधकर रवाना करने के बाद दीप्ति को थकान के मारे चक्कर सा आने लगा था। आज सर्दी भी कड़ाके की थी। अजय और पार्थ का टिफिन तैयार कर वह फिर से रजाई में दुबक गई। अत्यंत गहरी नींद में उसे माँ जी की घंटी बजने का सा आभास हुआ तो वह रजाई में और अंदर सरक गई। अजीब है, वह भी सपने में भी उसके कानों में घंटी ही बजती रहती है। लगभग 2 घंटे की गहरी नींद लेकर दीप्ति उठी तो काफ़ी फ्रेश महसूस कर रही थी। खिड़की से छन छन कर आती धूप बेहद भली लग रही थी। एक भरपूर अंगड़ाई लेकर दीप्ति ने बिस्तर छोड़ा। अजय और पार्थ जा चुके थे, पर पूरा घर बिखरा पड़ा था। लेकिन नींद पूरी हो चुकने के कारण दीप्ति को झुंझलाहट नहीं हुई। मैले कपड़े मशीन को सुपुर्द करने जाते वक्त उसने माँ जी के कमरे में झांका। उढ़की हुई रजाई में कोई हलचल न देख उसने राहत की सांस ली। आज तो माँ जी भी भाई भाभी को रवाना कर तान कर सोई लगती हैं। चलो सोने दो,
चाय बनाकर ही उठाऊंगी, तब तक सारा काम समेट लेती हूँ। रसोई समेटी तब तक कपड़े धुल गए थे। उन्हें फैलाकर दीप्ति नहाने घुस गई। कमाल है, माँ जी आज अभी तक सो रही हैं। हमेशा तो अब तक घंटी बजा ही देती हैं। चाय चढ़ाती दीप्ति ने सोचा, अब तो सुनीता भी आने वाली हैं, चलो उसकी भी बना देती हूँ। दीप्ति ने चाय में पानी डाला ही था कि सुनीता आ गई। तुम्हें ही याद कर रही थी, फटाफट माँ जी को तैयार कर, तब तक चाय तैयार हुई जाती है। दरवाज़ा बंद कर दीप्ति प्लेट में रस्क निकाल रही थी कि सुनीता की हड़बड़ाहट भरी पुकार ने उसे चौंका दिया। सुनीता ने नींद में ही माँ जी के गुजर जाने की सूचना दी तो दीप्ति स्तब्ध खड़ी रह गई। पर अभी तड़के मामी जी रवाना हुए, तब तो उन्होंने उनसे बात भी की थी, फिर वापस सो गई थीं। बुत बनी दीप्ति को कब सुनीता ने बैठाया, अजय को फ़ोन कर बुलाया, दीप्ति को कुछ भी याद नहीं था। सारे रिश्तेदार एकत्रित हुए, दाह संस्कार हुआ। दीप्ति कठपुतली की तरह रिश्तेदारों के निर्देशानुसार सब करती रही। रिश्तेदार उसे ढांढस बंधाते, तुमने तो बहुत सेवा की उनकी, तुम्हारी वजह से ही इतने दिन और जी ली, वरना तो शरीर में शेष ही क्या रह गया था। प्रत्युत्तर में दीप्ति खोई खोई सी उन्हें ताकती रहती। वह किससे कहे कि अपराध बोध का एक कांटा उसके सीने में गहरे तक धंस गया है, जो उसे न चैन से सोने देता है, न उठने देता है, न बैठने। क्या उस दिन गहरी नींद में उसने सचमुच माँ जी की घंटी की आवाज़ सुनी थी, या वह एक सपना मात्र था? यदि माँ जी ने सचमुच घंटी बजाई होती और उसने अनसुना किया होता तो माँ जी और ज़ोर ज़ोर से तब तक घंटी बजाती रहती जब तक कि वह रजाई छोड़कर न उठ जाती। दीप्ति की अंतरात्मा ने तर्क किया, हाँ तो उन्होंने बजाई थी, खूब ज़ोर ज़ोर से बजाई थी। तुम ही घोड़े बेचकर सोती रही, उन्हें स्ट्रोक आया और सब खत्म। अंदर से दूसरी आवाज़ ने प्रतिकार किया, नहीं। दीप्ति अकेले में ही ज़ोर से चिल्ला उठी। आसपास देखा, कोई भी तो नहीं था। आज सवेरे ही तो अंतिम रिश्तेदार कानपुर वाली मौसी जी रवाना हुई थी। पार्थ को स्कूल छोड़कर आज से अजय ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। वह घर में अकेली है, नितांत अकेली। जिंदगी में पहली बार माँ जी भी नहीं है। दीप्ति की सहमी सी निगाहें माँ जी के कमरे की ओर उठ गईं। यह क्या? उसके कानों में अचानक माँ जी की घंटी की आवाज़ कैसे गूंजने लगी? उफ, मैं पागल हो जाऊंगी। दीप्ति ने दोनों कानों पर हाथ धर लिए, पर घंटी की आवाज़ आती रही। वह फिर सपना देख रही है, वह भी जागती आंखों से। दीप्ति ने खुद को चिकोटी काटी, नहीं, यह सपना नहीं है। तो फिर क्या माँ जी की भटकती आत्मा घंटी बजा रही है? भय से दीप्ति के रोंगटे खड़े हो गए। इतनी ठंड में भी वह पसीने से नहा उठी। अरे, यह आवाज़ तो दीवार के उस ओर से आ रही लगती है। आवाज़ की दिशा में दीप्ति के कदम अपने फ्लैट से निकलकर पड़ोस के फ्लैट की ओर बढ़ गए थे। वह तो भूल ही गई थी, अजय ने 2 दिन पूर्व उसे बताया था कि पड़ोस वाले फ्लैट में रेनोवेशन पूरा करवाकर नए पड़ोसी आ गए हैं। दीप्ति जाकर उनसे मिल आए कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। दरवाज़ा दीप्ति की ही हमउम्र संध्या ने खोला। दीप्ति के परिचय देने पर वह उसे ससम्मान अंदर ले गई। संवेदना व्यक्त करने आना तो हमें था, पर घर व्यवस्थित करने में इतना उलझे रहे। दीप्ति का ध्यान अंदर से आती घंटी की आवाज़ पर लगा देख वह बोल उठी, मेरी सास हैं, पूजा कर रही हैं। तब तक माँ जी की ही उम्र कदकाठी की महिला धूप लेकर बाहर आ गई। दीप्ति ने धूप लेकर उनके चरण स्पर्श किए तो संध्या ने दीप्ति का परिचय दिया। ओह, कब से संध्या को आपके यहाँ चलने का बोल रही हूँ, पर यह बेचारी भी क्या करे, पूरा घर फैला हुआ है। बहुत दुख हुआ आपकी माँ जी का सुनकर। सुना है बहुत प्यार था आप दोनों में। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, दुखी मत होइए। बड़े बुजुर्ग चाहे साथ रहें, दूर रहें या बहुत दूर चले जाएं, उनका आशीर्वाद अपने बच्चों पर हमेशा बना रहता है, वह भी बिना किसी गिले शिकवे के। दीप्ति अपलक उन्हें देखे जा रही थी। लग रहा था माँ जी ही उसे अपराध बोध से उबारने के लिए सामने आ खड़ी हुई हैं। उसकी आंखें डबडबा आईं। संध्या की सास शायद दीप्ति की मनः स्थिति भांप गई थी। उन्होंने अपना वरद हस्त दीप्ति के सिर पर रखते हुए उसे अपने पास खींच लिया। तुम मुझ में उनका प्रतिरूप देख सकती हो बेटी। दीप्ति अब स्वयं को रोक न सकी। उनके गले लग वह फूट फूट कर रो पड़ी। बहते आंसुओं के साथ मन में घर कर गया अपराध बोध भी बहता चला गया।
धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।